हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपने प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपकी वैदिक नदियां दे रखी हैं, दूसरी सूची में उनका आधुनिक नाम दे रखा है। तो आपकी कुंभा नदी जो है उसका आधुनिक नाम क्या है? कुंभा का आधुनिक नाम है आपके काबुल। पुरुषनी का आधुनिक नाम है आपके रावी। सदानीरा का आपके जो नाम है वो है गंडक। और शतुद्री का आधुनिक नाम है आपके सतलज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रम अनुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है वैसा व्यवस्थित कीजिए। तो इन्हें इनके आपको क्रम में लगाना है। तो फर्स्ट आपकी क्या दे रखा है, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र दे रखे हैं, मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं, नागरिकता और आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको दिए गए हैं। तो इन्हें आपको इनके सही कालक्रम में लगाना है। तो यहाँ पर पहले आपका क्या आएगा, पहले आता है आपका संविधान के भाग, पहले भाग में है भारत संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, फिर उसके बाद आएगा आपकी नागरिकता भाग 2 में, नागरिकता आती है आपके भाग 2 में। फिर उसके बाद क्या आएगा आपके नागरिकता के बाद आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और इसके बाद आपके मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये आपके भाग ए पहले भाग में है। मौलिक कर्तव्य कब आते हैं आपके, मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में आएंगे। नागरिकता आपके भाग 3 में आती है। कौन से भाग में आती है, नागरिकता तीसरे भाग में आती है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं आपके भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में आएंगे आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको जनजाति दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दे रखी है। तो आपकी अंगामी नागालैंड में है, बिरहोर झारखंड में, खस आपके अरुणाचल प्रदेश में और टोडा आपके तमिलनाडु में। तो यहाँ पर आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी, यानी कि खस जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। खस जनजाति की अवस्थिति कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में है। खस कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में। खस जनजाति की अवस्थिति भारत के उत्तराखंड और आपके हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में है और आपके अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर आपके उत्तराखंड में है और आपके हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है और आपके जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, जब आप पानी में नमक ऐड करेंगे, नमक मिलाएंगे, तो जो आपके क्वथनांक और हिमांक है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट आपके बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, क्रमशः घटेंगे और बढ़ेंगे, क्रमशः आपके बढ़ेंगे और घटेंगे। तो ये आपके बढ़ेंगे और घटेंगे। जब जल में नमक जैसी कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक आपका बढ़ जाता है और हिमांक आपका घट जाता है। ठीक है, जो आपका क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। दूसरी ओर अपद्रव्य को मिलाने से सामान्यतः गलनांक कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर आपके -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वथनांक आपका बढ़ेगा और हिमांक आपका घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सर्व शिक्षा अभियान आपके कब शुरू हुआ था, सन 2001 में शुरू हुआ था। साक्षर भारत अधिनियम आपके कब शुरू हुआ था, साक्षर भारत मिशन, साक्षर भारत मिशन शुरू हुआ था आपके सन 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपके आपके 1987 में और आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान आपका सन 2001 में।
भारत सॉरी आपका साक्षर भारत मिशन सन 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, और आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? सैयद वंश के जो सुल्तान थे आपके, उनका सही कालानुक्रम क्या है? तो आपको दे रखे हैं खिज्र खां और मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। तो इन्हें आपको इनके सही क्रम में लगाना है। तो पहले आपके खिज्र खां है, फिर उसके बाद आपका मुबारक शाह, फिर मुबारक शाह के बाद आपका मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के बाद आपका अलाउद्दीन आलम शाह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। खिज्र खां का शासनकाल है आपका 1414 से आपका 1421। ठीक है। मुबारक शाह का 1421 से 1421 से आपका 1434। मोहम्मद शाह का आपका, मोहम्मद शाह का है 1434 से 1434 से 1445, और आपके अलाउद्दीन शाह आलम 1445 से 1445 से 1451। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन आपका सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ दे रखे हैं आपके अनुच्छेद। तो आपको बताने की कौन सा मौलिक अधिकार आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अस्पृश्यता का अंत आपके अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट आपका अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। उसके बाद आपका गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 में, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? वो है आपका ऑप्शन बी, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध जो संरक्षण है ये आपके अनुच्छेद 23 में नहीं आता, ये आता है आपके अनुच्छेद 25 में। ठीक है। बाकी आपका अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में आता है, धर्म की स्वतंत्रता 25 में आता है, ये आपका 22 में, सॉरी ये 22 में आपका। तो अनुच्छेद 22 में, धर्म की स्वतंत्रता 25 में, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं था। अनुच्छेद 22 में आती है आपकी गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 23 में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके जलप्रपात दे रखे हैं, दूसरी सूची में नदी दे रखी है। तो दूध सागर आपकी कौन सी नदी पर है? मांडवी नदी पर है। डुडुमा कौन सी नदी पर है? आपके मच्छकुंड नदी पर है। आपके गोकाक नदी, गोकाक जो जलप्रपात है वो आपकी कौन सी नदी पर है? घाटप्रभा नदी पर है। और जोंग जो है ये आपके शरावती नदी पर है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध सागर आपके मांडवी, डुडुमा आपके मच्छकुंड, गोकाक आपके घाट प्रभा, और जोंग आपके शरावती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो कौन सा प्रकार है आपका कांच का जो पराबैंगनी किरणों को काटता है? सोडा कांच, पायरेक्स कांच, या आपका जेना कांच, या आपका क्रुक्स कांच। तो कौन सा कांच है? वो आपका क्रुक्स कांच है। सोडियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं को मिलाकर क्रुक्स कांच का निर्माण किया जाता है। क्रुक्स कांच में पराबैंगनी यानी कि जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है। चूंकि आपकी जो पराबैंगनी किरणें हैं हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए धूप के चश्मों में आपके क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और इसका प्रयोग आपके धूप के चश्मों में किया जाता है। धूप के चश्मों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी? तो द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी? आपके जयंत रेज ने, एडम स्मिथ ने, अमर्त्य सेन ने, या आपके गुन्नार मिर्डल ने? तो ये लिखी थी आपकी, किसने लिखी थी? तो आपकी द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी लिखी थी आपके गुन्नार मिर्डल ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द वर्ल्ड चैलेंज पॉवर्टी गुन्नार मिर्डल की रचना है।
यह पुस्तक पहली बार जनवरी 1970 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी आपके? जनवरी 1970 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक आपके गुरनाल मिल्टन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? खरीदार कौन था? तो खरीदार कौन था आपका? परगना का प्रमुख अफसर, शाही महल का प्रधान संरक्षक, नेक्स्ट हमारा अधिकार जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, या आपके फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। तो खरीदार होता था आपके फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य आपके कैसे चुने जाते हैं? किस प्रकार से चुने जाते हैं? राज्य की विधानसभाओं द्वारा, नेक्स्ट हमारा राज्य की विधान परिषदों द्वारा, नेक्स्ट है राज्य की विधानसभा विधान परिषदों द्वारा, नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं आपके राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुने जाते हैं। इसका प्रावधान आता है आपके अनुच्छेद 80 खंड 4 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो किसको आपके रहस्यमयी झील कहा जाता है? जोर पोखरी झील है, डोडीताल झील है, नेक्स्ट हमारा रूपकुंड झील है, नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है रेड हिल्स झील। तो किसे कहते हैं आपके रहस्यमयी झील? रहस्यमयी झील कहते हैं आपके रूपकुंड झील को। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा भी दी जाती है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। कहाँ पर स्थित है? आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित आपकी हिम झील है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो अस्थि और दंत निर्माण हेतु यानी कि दांत के निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है आपकी? सोडियम और पोटेशियम की, लोह और कैल्शियम की, नेक्स्ट हमारा सोडियम और कैल्शियम की, कैल्शियम और फॉस्फोरस की। तो अस्थि और दांत के निर्माण के हेतु आपके कैल्शियम और फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। कैल्शियम और फॉस्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से आपके अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में प्रारंभ किया गया है। तो बेटी बचाओ योजना जो थी, ये आपके भारत में कब प्रारंभ की गई थी? अप्रैल सन 2015 में, मार्च सन 2015 में, नेक्स्ट आपके फरवरी सन 2015 में, या आपके जनवरी सन 2015 में। तो ये शुरू की गई थी आपके जनवरी सन 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की उद्घोषणा आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? आपके 22 जनवरी में, 22 जनवरी सन 2015 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? आपके पानीपत हरियाणा में की गई थी। पानीपत हरियाणा में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सन 22 जनवरी सन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत हरियाणा में आपके शुरू की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके भवन दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनकी निर्माणकर्ता दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा भवन आपके किसने बनवाया था। तो सुल्तानगढ़ी किसने बनवाई थी आपकी? सुल्तानगढ़ी बनवाई थी आपकी इल्तुतमिश ने। ठीक है। लाल महल किसने बनवाया था? लाल महल बनवाया था आपके बलबन ने। जमात खाना मस्जिद आपके खिज्र खान ने, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र।
ठीक है। खिज्र अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिज्र खां उसने बनवाई थी। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आपके 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्तानगढ़ी बनवाई थी आपके इल्तुतमिश ने। लाल महल आपके बलबन ने। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खान ने। और जमात जो आपके 2.5 दिन का झोपड़ा है 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनवाई थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 124 में आपके उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति है। अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता है। अनुच्छेद 136 में आपके उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत है। तो इसमें आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 124। जो आपका अनुच्छेद 124 में आपके उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना नहीं आता। अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका प्रावधान आता है आपके अनुच्छेद 129 में। कौन से अनुच्छेद में आता है आपका अनुच्छेद 129 में आता है कि जो उच्चतम न्यायालय है वो आपका एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय को सभी शक्तियां होंगी। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का जो साक्षात्मक मूल्य है वो आपके अनुच्छेद वो आपका इसका लिखित होगा। ठीक है। और जो आपके अनुच्छेद 124 में है 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान है। 124 में क्या आता है आपका उच्चतम न्यायालय की स्थापना उच्चतम न्यायालय की स्थापना और आपके गठन संबंधी प्रावधान जो है वो आपके अनुच्छेद 124 में आते हैं। बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको फसल दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी खरपतवार दे रखी है। तो गेहूं में आपके फ्लेरिस माइनर होती है, धान में बथुआ होता है, मटर में आपके प्याजी और बरसी में आपके कासनी। तो आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन बी, धान में आपके बथुआ नहीं होता। बथुए का वानस्पतिक नाम आपके चिनोपोडियम एल्बम है। यह प्राय आपके गेहूं, मटर, सरसों आदि फसलों में होता है। कौन कौन सी फसलों में होता है? आपके गेहूं, मटर और आपकी सरसों। ये जो फसलें हैं गेहूं, मटर, सरसों, इन फसलों में ये आपके खरपतवार के रूप में उगता है। इसके हरे पत्तों का उपयोग सब्जी के रूप में होता है। यह धान की फसल में नहीं उगता। बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शरीर की सतह से स्वेदन यानी कि पसीना बहने के द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। तो किसके ऊपर निर्भर करती है जल की हानि? आपके केवल वातावरण के ताप पर। नेक्स्ट आपका केवल वातावरण की नमी पर, ए और बी दोनों पर, ए और बी किसी पर भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? दोनों पर। केवल वातावरण के ताप पर और वातावरण की नमी, वातावरण के ताप और वातावरण की नमी दोनों पर। ठीक है। शरीर की सतह से स्वेदन यानी कि पसीना बहने द्वारा जल की हानि वातावरण के ताप तथा आपके वातावरण की नमी दोनों पर निर्भर करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपकी क्रांति दे रखी है, दूसरी सूची में दे रखा है कि आपकी क्रांति किससे संबंधित है। तो आपको बताना है गोल्डन क्रांति आपके किससे संबंधित है। गोल्डन क्रांति आपकी किससे संबंधित है? गोल्डन क्रांति संबंधित है आपकी बागवानी, गोल्डन क्रांति बागवानी एवं शहद उत्पादन से। ठीक है। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। और काली क्रांति ब्लैक जो है वो आपके पेट्रोलियम उत्पादन से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्डन आपके बागवानी और शहद से, ग्रे आपके उर्वरक से, पीली क्रांति आपके तिलहन से और पेट्रोलियम से आपकी ब्लैक क्रांति संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें
कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपकी कुछ घटनाएं दे रखी है, इन्हें आपको इनके कालानुक्रम में लगाना है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, दांडी मार्च दे रखा है, पूना पूना समझौता दे रखा है, सांप्रदायिक घोषणा है और गांधी इरविन समझौता है। तो पहले आपके क्या आता है, पहले दांडी यात्रा, फिर उसके बाद आपका गांधी इरविन समझौता, उसके बाद आपका सांप्रदायिक घोषणा होती है और फिर उसके बाद आपकी पूना समझौता आता है। दांडी यात्रा का प्रारंभ कब होता है आपके, दांडी यात्रा का प्रारंभ होता है 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को आपके दांडी मार्च प्रारंभ होता है। पूना समझौता, पूना समझौता पहले आपका गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को आता है आपका गांधी इरविन समझौता। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक घोषणा हुई थी। 16 अगस्त 1932 को आपके सांप्रदायिक घोषणा हुई थी। नेक्स्ट उसके बाद आपका क्या है, पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था आपके, 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को हुआ था आपके पूना समझौता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो आपको बताना है कि नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी सन 2015 में किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन सा गठन सही नहीं है, वो है आपका ऑप्शन बी, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। ये आपका सही नहीं है, क्योंकि आपके नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है आपका, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, यानी कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो आपके नीति आयोग के अध्यक्ष है। जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ बदलता रहता है, जैसे जैसे आपके प्रधानमंत्री बदलेंगे वैसे वैसे नीति आयोग के अध्यक्ष भी बदलते रहेंगे। बाकी आपके नीति आयोग का गठन 1 जनवरी सन 2015 में किया गया था और ये सही आपके 1 जनवरी सन 2015 में हुआ। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है और इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। तो सही आपके ऑप्शन बी नहीं था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो किसको कहते हैं पर्ल ऑफ साइबेरिया, आपका पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को, ग्रेट बैरियर झील को, या आपके करदा झील को, या आपके लिंकनबर्ग झील को। तो किसे कहते हैं आपके पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं आपके बैकाल झील को। बैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है। कहां पर स्थित है आपके, साइबेरिया, साइबेरिया रूस में स्थित है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस आपका किसका उदाहरण है, मृदा संरचना का, क्रिस्टलाइट का, जैविक कोलाइट का, या उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसका उदाहरण है आपके, ह्यूमस, ह्यूमस उदाहरण है आपके जैविक कोलाइट का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्यूमस जैविक कोलाइट का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। तो भारतीय की जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसका सबसे बड़ा स्रोत आपका क्या है, सेवा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, या आपका औद्योगिक क्षेत्र है, या आपका व्यापार क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र है आपका, सेवा क्षेत्र है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट में से सही उनका सही कालानुक्रम चुनिए। तो इन्हें इनके सही कालानुक्रम में आपको लगाना है। स्वदेशी आंदोलन दे रखा है आपको, होम रूल आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, और आपका सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन है। तो पहले आपका कौन सा आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, फिर उसके बाद आपका होम रूल, फिर उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन,
और फिर उसके बाद आपका सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? आपके स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किया गया, ठीक है, 1905 में। नेक्स्ट आपका होम रूल आंदोलन है। होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट की अगुवाई में आपके 1916 में शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? आपके असहयोग आंदोलन वर्ष 1920-22 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 से 22 में हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन आपके 1930 में प्रारंभ हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन लाने का उपक्रम आपके कैसे किया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, नेक्स्ट आपके राज्य विधानमंडल द्वारा, या आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला आपके लोकसभा द्वारा और दूसरा आपके राज्यसभा द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम संसद के किसी भी एक सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पूर्व स्थापित करके ही किया जा सकता है। इस प्रकार संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। तो इसका प्रावधान आता है आपके अनुच्छेद 368 में कि संसद के किसी भी सदन में, आपका लोकसभा हो या राज्यसभा, कोई से भी सदन में जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जा सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके अभ्यारण्य दे रखे हैं, दूसरी सूची में आपको उनकी स्थिति दे रखी है। तो आपको बताने की ये आपके कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपका? दाचीगाम। दाचीगाम कहाँ पर स्थित है? आपके जम्मू और कश्मीर में। केवलादेव अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपके केवलादेव घाना आपके राजस्थान में है। कान्हा कहाँ पर है? आपके कान्हा राष्ट्रीय पार्क आपके मध्य प्रदेश में है। और पेरियार आपके केरल में है, ठीक है। पेरियार कहाँ पर है? आपके केरल में है। दाचीगाम आपके जम्मू और कश्मीर में है। केवला देव आपके राजस्थान में हो गया और कान्हा हो गया आपके केरल में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके विटामिन दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनसे उनकी कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं। तो आपको बताने की किस विटामिन की कमी से आपका कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आपका? विटामिन ए की कमी से होता है आपका अंधापन। नेक्स्ट हमारा विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से होता है आपके स्कर्वी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाए, और सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मूल्यवर्धित टैक्स जो वैट है आपका किस पर लगाया जाता है? मूल्यवर्धित टैक्स आपके किस पर लगाया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता पर। नेक्स्ट है हमारा उत्पादन के अंतिम स्तर पर। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा उत्पादन के प्रथम स्तर पर और उत्पादन के अंतिम स्तर, अंतिम बिक्री तथा प्रत्येक स्तर पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादन के अंतिम बिक्री तथा प्रत्येक स्तर पर। मूल्यवर्धित कर जो आपका वैल्यू एडिड टैक्स बहु बिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है जिसमें उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन-देन के प्रत्येक चरण में हुए मूल्य संवर्धन पर कर लगाया जाता है। साथ ही यह आपके वस्तु तथा सेवाओं के अंतिम उपभोग पर लगाया गया कर था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा और कमेंट कर जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।